हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रेमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि बैच 2 जीएस एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का लॉन्च कर दिया जा चुका है। अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पर 10% का अवेलेबल है, तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस बैच में एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड सिंस 2024 का अटेम्प्ट बहुत नज़दीक है, तो क्रैश कोर्स तो आपको चल ही रहा है, 3 बैचेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में इकोनॉमी का आपका क्रैश कोर्स अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन यहाँ पर हो रही है, करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर दी जा रही है। तो डेफिनेटली आप इस इंडिविजुअल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमी में और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इंडियन टी इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो इंडियन टी इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सेकंड कह रहे हैं जो यूएस और चाइना है, दे आर द मेजर इंपोर्टर्स ऑफ टी फ्रॉम इंडिया। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी इंस्टेंट टी बनाई जाती है तो वो टी वेस्ट के माध्यम से वहां पर बनाई जाती है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड कही जा रही है कि इंडिया इज अमंग द टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड एंड 10% ऑफ द टोटल ट्रेड जो आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो हो रहे हैं टी सेक्टर में, उसमें इंडिया की यहाँ पर जो वेटेज है वो 10% की देखने को मिलती है, राइट। तो 4 स्टेटमेंट्स बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन टी इंडस्ट्री। तो देखिए, जो हमारी इंडियन टी इंडस्ट्री है, काफी समय हो चुका है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल यहां पर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कि जो एस्टिमेटेड ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती थी वो नहीं देखने को मिली। अब उसके कारण क्या है कि डेफिनेटली उस प्रकार से बहुत ही चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इंडियन टी की जो मार्केट थी वो कहीं ना कहीं हिल चुकी है, राइट। अब इतने आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स होने के बावजूद कि बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स में है, 10% का टोटल एक्सपोर्ट्स है, फिर भी हमारा इंडियन टी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो काफी समस्याओं से यहाँ पर जूझ रहे हैं, ठीक है जी। तो उसी के आधार पर यहाँ पर चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली मेंशन की गई है, जिसके चलते डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो टी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आपकी समस्याएं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो चीपर टीज की वजह से जो पूरी मार्केट यहाँ पर हिल चुकी है, स्टिफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है श्रीलंका, केनिया से, नेपाल के एंड से, जो आपके बहुत सारे ऐसे चीप प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स की जो एक ब्रांड वैल्यू वो यहाँ पर इंपैक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेसिक से पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं एंड पूरी फैक्ट शीट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन टी इंडस्ट्री वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ी फिर कौन सी इंडस्ट्री देखने को मिलती है दुनिया भर में, राइट। तो ये कंप्लीटली आपके लिए फैक्ट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। प्लीज इन्हें एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। यदि सवाल पूछा जाए तो आप इजीली उसे वहां पर आंसर कर सकें, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां पर बात हो रही है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको यहां पर बतानी है। पहले में कह रहे हैं एक पेमेंट सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है बेस्ड ऑन आधार नंबर जो कि यूआईडीएआई द्वारा यहां पर रखे जाते हैं एंड इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि एनपीसीआई द्वारा यहां पर रखा जाता है। सेकंड कह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज द्वारा यूज किया जाता है ताकि जो भी बेनिफिट्स या सब्सिडीज के जो आपके ट्रांसफर किए जाने हैं, ठीक है, जो डीबीटी हम कहते हैं, उसके लिए आपका ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यहां पर यूज किया जाता है। तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो बेसिकली एपीबीएस जो आपका सिस्टम यहां पर तैयार किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि डेफिनेटली सरकार द्वारा बहुत सारी यहां पर सब्सिडीज, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी जनता के लिए रखे जाते हैं, बट वाइल हैंडिंग आउट दोज बेनिफिट्स पहले क्या होता था, बहुत सारी लीकेजेस देखने को मिलती थी। लीकेजेस माने कि भैया बीच में कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व है, करप्शन वहां पर हो रही है, जो इंटेंडेड बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए थे बेनिफिशियरीज तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसीलिए फिर यहां पर आपका ये सिस्टम तैयार किया गया, जिसमें बोला गया कि आधार बेस या आधार नंबर्स के बेस पर आपका बैंक अकाउंट वहां पर लिंक किया जाएगा और आधार नंबर्स के बेस पर आपको वो पर्टिकुलर जो बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं, वो आप यहां पर अवेल कर पाएंगे, डायरेक्टली आपके खाते में यहां पर पैसा आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये क्वेश्चन में क्यों है, न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो आपके मनरेगा वर्कर्स हैं उनके केस में भी यही कहा जा रहा था कि भैया उनकी जितनी भी यहां पर पेमेंट्स होनी है वो भी इसी सिस्टम से यहां पर की जाए। बट वहां पर इशू क्या आ रहा था कि जो डिस्क्रिपेंसी थी उनके डेटा में, कि आधार कार्ड में उनका कुछ और डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहा है, बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स उसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहा है, नाम में थोड़ी मिसस्पेलिंग की एरर्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन उनकी यहां पर नहीं हो पा रही थी, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में सरकार ने फिर ये कहा कि सिंस अगर हम कंप्लीट पेमेंट्स एपीबीएस सिस्टम के आधार पर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा, बिकॉज वहां पर एक मिसमैच देखने को मिल रहा है इंफॉर्मेशन का।
तो इसलिए थोड़ा बोला गया कि चलो इस चीज को रिजॉल्व किया जाए एंड एज सून एज पॉसिबल ये कंप्लीट तरीके से यहां पर लागू किया जाए। तो उसी आधार पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो वही डिटेल्स आपको एपीबीएस सिस्टम के बारे में यहां पर मेंशन की गई है कि उस प्रकार से आपके आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट्स जो रहेंगे सभी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के, तो सरकार अपनी जो भी सब्सिडी के बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचा सकती है, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है। ठीक है जी, जिसमें एनपीसीआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। रिसेंटली मनरेगा वर्कर्स से रिलेटेड ये आपका थोड़ा न्यूज में था, तो हमने सोचा थोड़ा इसको डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, बहुत ही एकदम लड्डू सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दोस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ध्यान रखना इस चीज का। पहले में कह रहे हैं आपके इन्वेस्ट करते हैं इन द फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स किसी फॉरेन कंट्री के। चलिए, अच्छी बात है। सेकंड कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहां पर रहता है उनका वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड में कह रहे हैं दे आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एज वेल एज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द फॉरेन कंट्री। एंड फोर्थ में कहा जा रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इंक्रीज लिक्विडिटी एंड मार्केट स्टेबिलिटी इन द फॉरेन कंट्री। तो 4 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एफपीआई यहां पर इनकरेक्ट है। बहुत ईजी सवाल है, तो इजीली हम यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि भैया जो बी ऑप्शन है कि जब हम एफपीआई और एफडीआई के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति एफडीआई लेके आता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में वाइल द मीन्स ऑफ एफडीआई, तो उस केस में उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जो भी सेक्टर है वो ग्रो करे वहां पर। एंड उस प्रकार से किसी भी कंपनी में जब वो पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली उनके पास उस कंपनी के वोटिंग राइट्स भी रहते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से यहां पर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को शेप कर सके। ठीक है, बट एफपीआई के केस में ऐसा नहीं है। एफपीआई सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यहां पर लेके आते हैं। ठीक है जी, जिसमें उनको लगेगा कि अच्छी कंपनी है, ग्रो कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा अपना लगाएंगे, प्रॉफिट्स उठाएंगे और यहां से एग्जिट कर लेंगे। राइट, तो इस केस में बी ऑप्शन जो आपकी दी गई कि भैया एफपीआई का भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है इन द वोटिंग राइट्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफडीआई का बिल्कुल यहां पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए एफपीआई में जो एग्जिट है बहुत ईजी है कि विद द क्लिक ऑफ बटन वहां पर आप अपने जितने भी शेयर्स आपने खरीद रखे हैं किसी भी कंपनी के, आप उसे एग्जिट कर सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं मार्केट में। बट एफडीआई केस में एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा नहीं लेके आ रहा, वो स्किल्स भी लेके आ रहा है, अपनी पूरी मैनेजमेंट भी वहां पर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी वहां पर लेके आ रहा है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से बाहर आना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। राइट, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि एफडीआई और एफपीआई के लिए जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि किस तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कहा जाता है, कैसे वो उससे एफपीआई कहा जाता है, वो क्या डेफिनेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दी गई है, वही एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर प्रोवाइड भी की गई है जो कि आपने डेफिनेटली पहले भी उसके बारे में पढ़ी होगी। एंड सिंस एफपीआईज में थोड़ा आपका एग्जिट जो है वो काफी ईजी रहता है, थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिलता है। जो हम कैपिटल फ्लाइट की बात करते हैं कि भैया बाहर के इन्वेस्टर्स से थोड़ी अनसर्टेनिटी हुई इकोनॉमी में, अपना पैसा लेके चले गए, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस प्रकार से मार्केट को एग्जिट कर देते हैं जब भी उन्हें किसी प्रकार की समस्या वहां पर देखने को मिलती है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। फोर्थ बैंकिंग रेशियो से रिलेटेड है। सिंपली आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहां पर टेस्ट किया जा रहा है। 3 रेशियोज दी गई, उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, बताना है कितने पेयर्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कि बेसिकली ये बैंक के कैपिटल की रेशियो इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एज वेल एज जो करंट लायबिलिटीज है। सेकंड में कह रहे हैं आपके रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो कि भैया ये रेशियो है कि आफ्टर टैक्स इनकम यहां पर कितनी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि भैया एनएनपीए जो रेशियो है इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द लोन्स जो कि डिफॉल्ट किए गए हैं बाय द बोरोअर्स टू द टोटल एडवांस। तो क्या लगता है आपको इनमें से कितने पेयर्स यहां पर करेक्ट है? कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है, बट साथ साथ यहां पर भी मार्क कीजिए। तो भैया प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, तो भैया ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन यहां पर दी गई है हम याद कर सकते हैं कि सीआरआर की रेशियो की डेफिनेशन दी गई है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बेसिकली क्या कहती है कि भाई साहब हर एक बैंक द्वारा कुछ ना कुछ प्रोविजंस यहां पर मेंटेन किए जाते हैं इन केस अगर उनके एनपीएस क्रिएट हो जाए, ताकि उस समय पे एनपीए का जो अमाउंट है उसे कम किया जा सके बाय द यूज ऑफ प्रोविजंस। कि मान लीजिए अगर टोटल एसेट्स यहां पर एक्सटेंड किए गए 1000 करोड़ के एक पर्टिकुलर बैंक द्वारा, माने जो लोन्स यहां पर एक्सटेंड किए गए और उसमें से अगर 100 करोड़ के लोन्स यहां पर आपके डिफॉल्ट कर रहे हैं कि वो एनपीए की कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं कि भैया ये ग्रॉस एनपीए है। राइट, तो बैंक को ऐसी एंटिसिपेशन तो रहती है कि भैया ऐसा चीज ऐसा हो सकता है, ठीक है, हो सकते हैं कुछ आपके डिफॉल्टर्स जो कि पैसा वापस ना कर पाए, तो उस केस में बैंक सेपरेटली अपने कुछ प्रोविजंस मेंटेन करता है। तो मान लेते हैं अगर वो 20 करोड़ के प्रोविजंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है कि चलो मेरे पास 20 करोड़ के प्रोविजंस है, तो ये जो एनपीए का नंबर है मेरा सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ का रह गया। तो ये जो हमने ग्रॉस एनपीए से जब प्रोविजन सब्ट्रैक्ट किए तो उसके माध्यम से हमारे पास नेट एनपीए की वैल्यू यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है जी, इसीलिए जो नेट एनपीए की जो रेशियो है इट इज नॉट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द लोन्स जो कि डिफॉल्ट हुए, नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ उतने लोन्स
जो डिफॉल्ट हुए माइनस जो उसमें से आपने प्रोविजन यहां पर निकाल दिया, एनएनपीए की रेशो यहां पर निकाली जाएगी टू द टोटल एडवांसेस। तो थर्ड यहां पर इनकरेक्ट है, फर्स्ट यहां पर इनकरेक्ट है। रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है कि आफ्टर टैक्स इनकम कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स, उसे हम यहां पर रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो कहते हैं। उसी आधार पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है, तो उसके चलते ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो व्हाट इज द प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, कि परसेंटेज ऑफ कितने आपके बैड एसेट्स हैं, जो आपके क्लासिफाइड एसेट्स हैं, दैट द बैंक हैज टू प्रोवाइड फॉर द, अपने पैसों से कितना प्रोविजन उन्हें यहां पर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोविजनिंग कवरेज जो रेशियो रहेगी वो डिफर करेगी विद द एसेट क्वालिटी, कितना आपका एसेट क्वालिटी वहां पर देखने को मिला है। तो जितनी कम एसेट क्वालिटी रहेगी उतना ही ज्यादा हायर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी वहां पर मेंटेन करना रहेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि भैया ये डिफॉल्ट हो सकता है, तो अपने प्रोविजंस थोड़े ज्यादा यहां पर मेंटेन करो। बट वहीं अगर एसेट क्वालिटी अच्छी है, कि मतलब वहां पर जो क्रेडिट वर्दीनेस है बॉरोवर की वो बहुत अच्छी है, वो पैसा वापस कर रहा है, तो उस केस में बैंक को फिर कम जरूरत पड़ेगी उतने प्रोविजंस मेंटेन करने की। CRAR बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, हम इसे स्किप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि पूरा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपने डेफिनेटली इसे पढ़ा है कि सिंपली बैंक कितना अपना कैपिटल यहां पर मेंटेन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स, कि कल को अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समय पे वो कैपिटल वहां पर यूज किया जा सके और बैंक के ऑपरेशंस के ऊपर असर ना पड़े। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो के बारे में, तो यहां पर ये एक मेट्रिक है जो कि इंडिकेट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कि भैया कितना प्रॉफिट यहां पर वो जनरेट कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एसेट्स जो कि उनके द्वारा वहां पर जनरेट किए गए हैं। ठीक है जी। वहीं जो आपके एनएनपीए रेशो है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो आपके सभी जितने भी लोन्स हैं जिनके ऊपर डिफॉल्ट हो रहा है, जो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका सम वहां पर कहता है। उसमें से यदि आप नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जितना भी आपका प्रोविजन है उसे वहां पर डिडक्ट कर लीजिए, राइट। तो एनपीए रेशो वहां पर फिर निकाली जाती है कि नेट एनपीए कितना है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एडवांसेस जो कि वहां पर एक्सटेंड किए गए हैं, राइट। तो वहां पर अगर हम नेट एनएनपीए की बात करें, या सॉरी नेट एनपीए रेशो के बारे में बात करें, तो नेट एनपीए कितना है यहां पर डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस, तो वहां पर 80 करोड़ की बात रखी थी, टोटल एडवांसेस कितने जनरेट किए गए थे 1000 करोड़ के, तो उस प्रकार से आपकी एनएनपीए की रेशो भी यहां पर निकाली जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। टॉपिक मैंने यहां पर ब्लैंक रखा क्योंकि टॉपिक अगर पता लग गया यहां पर तो भैया वही यहां पर जवाब भी है। तो सिंपली फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फाइंडिंग दैट इनकम रेशियोज बिटवीन द हाई एज वेल एज जो आपकी लो इनकम कंट्रीज हैं वो सिस्टमैटिकली एग्जैजरेट कर दी जाती हैं बाय द जीडीपी कन्वर्शन एट मार्केट एक्सचेंज रेट्स। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? अगर सिंपल शब्दों में इसको समझा जाए तो सिंपल सी बात यहां पर क्या कही जा रही है कि देखो आपकी डिफरेंट तरीके की इकोनॉमीज रहती हैं, उन सभी की जीडीपी हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब भी उनकी जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी तो डेफिनेटली उनकी जो डोमेस्टिक करेंसी से इंडिया की रुपी है उसी के माध्यम से की जाएगी। बाद में जब उसे रैंक करना होगा तो हम रुपी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, सही बात है, ठीक है। फिर डॉलर के हिसाब से आपकी सभी जितनी भी इकोनॉमीज है उनकी जीडीपी की रैंकिंग वहां पर की जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट यहां पर क्या कह रहे हैं, जो आपकी हाई और लो इनकम इकोनॉमीज हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से जो उनकी जीडीपी कन्वर्शन जो रेट्स यहां पर किए जा रहे हैं मार्केट एक्सचेंज रेट पर, उनकी वजह से बहुत डिफरेंस यहां पर आता है। सिंपल तरीके से यहां पर समझिए कि मान लीजिए आपकी कोई हाई इनकम इकोनॉमी है, यूएस का एग्जांपल लेते हैं, और किसी भी लो इनकम इकोनॉमी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब यूएस में डेफिनेटली जब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वो ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जीडीपी, जिसे हम क्या कहते हैं कि भैया वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू वो वैसे ऑटोमेटिकली वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। लो इनकम इकोनॉमी में सेम तरीके की जो गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगी, हो सकता है कि उनकी जो वैल्यू है वो कम देखने को मिल रही है, हालांकि प्रोडक्शन दोनों जगह हो रही है, बट सिंस जीडीपी यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की हर एक रिस्पेक्टिव इकोनॉमी में। तो लो इनकम इकोनॉमी में सिंस वो ऑलरेडी लो इनकम कैटेगरी में यहां पर आती है, वहां पर ऑलरेडी आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं सस्ते रेट पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसी वजह से जो उसके जीडीपी नंबर्स रहेंगे वो डेफिनेटली कम ही देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द हाई इनकम इकोनॉमीज। तो ये जो एग्जैजरेशन यहां पर बढ़ जाती है सिंस दोनों की जो इनकम क्राइटेरिया डिफरेंट देखने को मिल रहा है दोनों इकोनॉमीज में, उसे हम कहते हैं पेन इफेक्ट, ठीक है। यही चीज आपको यहां पर समझाने के लिए कहा गया था। सी ऑप्शन आपकी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज आपको यहां पर बताई भी गई कि जो आपका मार्केट एक्सचेंज रेट कन्वर्टेड जीडीपी रहता है विच इज द नॉमिनल जीडीपी, जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स द कॉमन करेंसी माने कि आपका डॉलर, ठीक है जी, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि काफी आपके मिसलीडिंग जो आपके फैक्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड टू द रिलेटिव साइज ऑफ द इकोनॉमीज, क्योंकि जो आपके प्राइस लेवल्स रहेंगे हाई इनकम इकोनॉमीज में वो डेफिनेटली ज्यादा ही देखने को मिलेंगे देन द लो इनकम इकोनॉमीज, जिसकी वजह से जो आपके जीडीपी की कैलकुलेशन जब की जाएगी तो वो भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। सो जितने ज्यादा आपके डिफरेंसेस रहेंगे बिटवीन द प्राइस लेवल ऑफ द नॉन ट्रेडेड आइटम्स,
और उनको अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। अब देखो जो ट्रेडेड आइटम्स है उनके केस में चलो हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू इंडिया में इतनी थी और यूएस में इतनी थी, बट जो आपकी नॉन ट्रेडेड आइटम्स है, ठीक है, उनका क्या है यहाँ पर, उनके लिए तो आपको कोई वैल्यू डिराइव नहीं कर पाएंगे आप, उनकी तो जो रिस्पेक्टिव इकोनॉमी में जो भी वैल्यू रहेगी उसी बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि भैया जब उसको कॉमन करेंसी की जीडीपी में कन्वर्ट किया जाएगा तो जो आपकी हाई इनकम इकोनॉमीज उनका साइज डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ज्यादा प्राइस लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एंड जो लो इनकम इकोनॉमीज है उनके जो जीडीपी का साइज देखने को मिलेगा वो अंडरस्टेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस यहां पर क्रिएट होता है, एग्जैजरेशन जो यहां पर क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द इनकम लेवल्स ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज, उसे हम यहां पर पेन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स वाली क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं इस चीज को, तो आई होप आपने इसको यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। बट फिर भी अगर चीजें समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम इसको और अच्छे तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये बेसिक से आपके सवाल थे, 5 सवाल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप सभी ने अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किया। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और मैराथन का इनिशिएटिव आपको पता ही है चल ही रहा है, एनवायरमेंट का आपका मैराथन हो चुका है, तो अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी मैराथन्स भी आपके यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगे, पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे विद द सोल ऑब्जेक्टिव कि आपकी जो प्रिपरेशन उसे और बेहतर यहाँ पर बनाया जा सके। सो इट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।